हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवल फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सीएमआर और रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक हमने डिस्कशन किया था। अब हम चल रहे हैं रेगुलेशन नंबर 4। उससे पहले सीएमआर की कुछ जो टॉपिक थी या फिर कुछ बातें थी वो थोड़ी बहुत रिमाइंडर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं CMR 3 रेगुलेशन। जैसा कि बोर्ड में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। पॉइंट 1 नोटिस ऑफ ओपनिंग फॉर्म, पॉइंट 2 फॉर्म 1 है, पॉइंट 3 सेक्शन 16, देन आफ्टर 30 days बिफोर, देन आफ्टर सरफेस प्लान, SMP, माइन बाउंड्री, ओवर एजेंट एंड मैनेजर। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, हमें जब एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एज ए वन वर्ड आंसर ही पूछा जाता है, नॉट ए वेरीफाई ऑल दी टॉपिक्स, अदरवाइज ऑल दी प्रोडक्ट या फिर ऑल दी आप बोल सकते हो बहुत कुछ। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना होता है, इसलिए मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट आपको नोटिस करवाया है। तो CMR रेगुलेशन 3 क्या कहता है कि नोटिस ऑफ ओपनिंग, CMR 3 है नोटिस ऑफ ओपनिंग। किसी माइंस को हम लोग ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें नोटिस देना होता है। नोटिस देना होता है, किसे देना होता है? तो रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग हमें नोटिस देना होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, फिर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ये तीनों को हमें किसी भी माइंस को ओपन करने के लिए नोटिस देना होता है। नोटिस जब देते हैं तो किस फॉर्म से देते हैं? कोई एक फॉर्मेलिटीज होगा, तो वो फॉर्म होता है 1A। तो ये फॉर्म होता है फॉर्म 1A। फिर किस आधारित या किस सेक्शन के तहत हमें नोटिस देना होता है? तो सेक्शन 16 के तहत हमें नोटिस देना होता है, ये सेक्शन 16। फिर माइंस को जब ओपन कर रहे हैं तो ओपन से पहले कितने दिनों तक अगला पार्टी को, यानी कि सिम रिम DM एंड IBM को कितने दिनों तक या कितने दिनों से पहले नोटिस पहुंच जाना चाहिए? तो ये हमें बिफोर 30 days पहले नोटिस देना होता है, यानी कि 30 दिन तक उसके टेबल पे, 30 दिन के पहले उसके टेबल पे पहुंच जाना चाहिए। और फिर सेकंड पॉइंट, इसके बाद वाली पॉइंट आती है कि नोटिस जब देते हैं या फिर नोटिस जब दिया जाता है तो नोटिस के साथ साथ क्या जाता है? तो नोटिस के साथ हमें सरफेस प्लान रेगुलेशन 65 के अकॉर्डिंग देना होता है। फिर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी देना होता है जो कि रेगुलेशन 104 है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रेगुलेशन 104। देन आफ्टर सबसे बड़ी बात कि ये नोटिस देते कौन, किसका कर्तव्य या फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज है कि ये सबको नोटिस देना? तो ये नोटिस ओनर, एजेंट एंड मैनेजर के थ्रू ही जाता है। ओनर, एजेंट एंड मैनेजर के थ्रू ही जाता है। चलो इतना तक बात समझ में आ गई, ठीक है, कि किसी माइंस को ओपन करते हैं तो नोटिस देते हैं, ठीक है। अब बात रहा कि माइंस जब ओपन हो चुका है, यानी कि मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो फिर हमें किसे नोटिस देना होता है और कितने दिनों के अंदर देना होता है? तो ये नोटिस हमें 7 दिनों के अंदर देना होता है। ये नोटिस हमें 7 days के अंदर देना होता है। और किसे देना होता है? इसमें आप नोटिस कीजिएगा, इसमें नोटिस जाता है CIM को, RIM को एंड डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट को, यानी कि डीएम को। तो ओपनिंग होने के बाद भी हमें नोटिस देना होता है विद इन 7 डेज, या फिर आप इसे फॉरविथ बोल सकते हैं, यानी कि तुरंत, तुरंत, या ये नोटिस के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक भी। ठीक, अब रहा माइंस ओपन होने के बाद, अगर इन द केस प्लान में हमें माइंस की बाउंड्री या विस्तार और बढ़ानी होती है, तो इसके लिए भी हमें नोटिस देना होता है। और ये नोटिस कब दिया जाता है? ये भी विद इन 7 डेज पहले नोटिस दिया जाता है माइंस बाउंड्री चेंज होने पे, या तो विस्तार आगे या कम करनी हो, माइंस बाउंड्री चेंज हुआ तो फिर आपको नोटिस देना होता है। ये हमने CMR रेगुलेशन नंबर 3 में इतनी सारी जानकारियाँ मिली। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017, जो कि एलसी काकू की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है उसमें, और बहुत अच्छी सेटिस्फाइड डाटा भी दिया हुआ रहता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट जब बच्चे पढ़ते हैं या फिर स्टूडेंट जब पढ़ते हैं, तो उन्हें सटीक जानकारी या फिर सटीक समझ नहीं आती है। स्टार्टिंग मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो जब मैंने थोड़ी और बढ़िया तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ा, तो फिर हमें समझ में आने लगा। मैंने कुल लगभग 10-15 बार कोलमैन से रेगुलेशन देखा है, तब जाके थोड़ी बहुत अभी भी डाटा और मेमोरीज याद रहती है। अदरवाइज अब अगर छोड़ दो किसी भी चीज़ को, तो वो एक टाइम पे आता है कि ख़त्म हो जाता है। तो कंटिन्यू रखिएगा, और वैकेंसी तो आएगी ही को ओवरमैन या सरदार की, तो ये हमेशा आपको माइनिंग फील्ड में काम आएगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं रेगुलेशन नंबर 4। रेगुलेशन नंबर 4 क्या कहता है कि एनुअल रिटर्न होता क्या है, और रेगुलेशन नंबर 4 में इसे क्यों रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइंस तो हमने ओपन करा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करा। तो माइंस का जो प्रोडक्शन हुआ, या फिर प्रोडक्शन में लॉस या प्रॉफिट या कुछ भी हुआ, तो उसकी जानकारी भी तो हमें किसी को अधिकारी के रूप में देना होता है। ठीक, तो ये जो जानकारी या फिर माइंस में क्या चल रहा है पर ईयर, क्या हुआ क्या नहीं, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना ओबी हुआ, या फिर कितनी मशीनरीज रही, ये सब जानकारी हमें, कितना फाइनेंशियली प्रॉफिट हुआ, ये सब हमें जानकारी भी देना होता है, जिसके वजह से रेगुलेशन नंबर 4 बना। यानी कि इसे हम लोग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एनुअल रिपोर्ट कहा जाता है। और ये एनुअल रिपोर्ट किसे दिया जाता है? ये एनुअल रिपोर्ट CIM, RIM एंड DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कोई भी बड़ा हलचल या फिर माइंस में कुछ भी घटना या फिर कुछ भी अनहोनी होती है, तो हमें नोटिस एग्जैक्टली CIM, RIM एंड DM को देना होता है। किसी जगह पे DM अनिवार्य नहीं है, बट CIM और RIM देना अनिवार्य होता है। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 4, उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ सटीक जानकारी ले लेते हैं। मैं बोर्ड रब करता हूँ, तब तक वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो हम लोग रेगुलेशन नंबर 4 यानी कि कोलमैन्स रेगुलेशन नंबर 4 एनुअल रिपोर्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी, या फिर एग्जामिनेशन पूछते हैं कि एनुअल रिपोर्ट किन्हें दिया जाता है, या फिर कितने टाइम पे दिया जाता है, या फिर किसके थ्रू दिया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी अराइज होते हैं। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स जो एनुअल रिपोर्ट के रेगुलेशन में हैं। तो
सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि एनुअल रिपोर्ट किस फॉर्म में दिया जाता है। तो एनुअल रिपोर्ट फॉर्म 3 में दिया जाता है। ये फॉर्म 3, एनुअल रिपोर्ट फॉर्म 3, ठीक है। फॉर्म 3 में एनुअल रिपोर्ट जब दिया जाता है तो ये कब दिया जाता है, यानी कि मेरा प्रोडक्शन हुआ, माइंस से मेरा प्रोडक्शन हुआ 1 महीने में या पर डे हमारा प्रोडक्शन तो होते रहा, या तो ओबी के रूप में या फिर कोले के रूप में। तो हम जब एनुअल रिपोर्ट देंगे तो वो कब और कितने तारीख को दिया जाता है। तो ये ऑन और बिफोर, यानी कि ऑन और बिफोर यानी कि 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर्स, या तो आप 1 तारीख को दे सकते हैं या फिर 1 तारीख से पहले, प्रत्येक साल की 1 तारीख या 1 तारीख से पहले आपको एनुअल रिपोर्ट की फॉर्म सबमिट कर देना है। और ये फॉर्म किन्हें दिया जाना है, ये फॉर्म आपको जाएगा CIM को, RIM को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। मैं पुनः रिपोर्ट कर रहा हूँ, ऑन और बिफोर 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर्स। ये यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, एवरी ईयर्स यानी कि सपोज डैट अभी 2025 चल रही है, तो जो ये एवरी ईयर्स की जो रिपोर्ट दी जाती है वो प्रीवियस ईयर्स में आती है, प्रीवियस ईयर्स में आती है। यानी कि आपको रिपोर्ट 2023 टू 2024 ये सेशन की रिपोर्ट आपको देनी होती है, प्रीवियस ईयर्स, दिस वन। अच्छा, ये तो एनुअल रिपोर्ट हो गया। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है रेगुलेशन में कि कहा गया है, इफ ए माइंस इज अबोर्डेंट और क्लोज्ड और वर्किंग देयर ऑफ discontinued, if a mines abundant or close or working thereof is discontinued over a preceding year 60 days, or if a change occurs in the ownership of the mine, the return required under Subregulation 1 shall be submitted within 30 days of such abandonment or closure or change ownership, or within 90 days of discontinued, and the case may be। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हमारा माइंस एबोंडेंट, क्लोज या डिसकंटिन्यूड होता है तो हमें नोटिस कब देना होना पड़ता है, ये 30 डेज बिफोर। यहाँ मैंने पॉइंट भी लिखा दिया है कि अगर माइंस मेरा एबोंडेंट, क्लोज या ओनरशिप चेंज होती है तो हमें 30 डेज बिफोर, विद इन 30 डेज में हमें नोटिस भेज देना होता है। ठीक, ये भी नोटिस किसे जाना होता है, CIM, RIM और DM। फिर इसी में एक पॉइंट लिखा गया है कि अगर हमारा माइंस 60 दिनों के अंतर्गत या 60 दिनों तक बंद रहा, कोई भी प्रोडक्शन नहीं रहा, तो हमें वो 90 दिनों के अंदर नोटिस देना होता है। ये पॉइंट रहा, विद इन 90 डेज इफ डिसकंटिन्यूड ऑफ माइनिंग ऑपरेशन फॉर मोर देन 60 डेज। अगर प्रोडक्शन मेरा 60 दिनों से ज़्यादा अगर बंद रहा तो हमें 90 दिनों तक एनुअल रिपोर्ट भेज देना होता है। एनुअल रिपोर्ट ये भेजने की जिम्मेवारी किसकी आती है, ये जिम्मेवारी ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। फिर इसी में एक न्यू पॉइंट या फिर अपडेट किया गया है साइड बुक में कि एनुअल रिटर्न अंडर रेगुलेशन रूल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स, ये जो एनुअल रिपोर्ट
अंडर रेगुलेशन रूल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स, ये हमें ऑनलाइन भी भेजना होता है। कहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर श्रम सुविधा के पोर्टल पर। ये हमें भी कहाँ भेजना होता है? प्राइम मिनिस्टर श्रम सुविधा के पोर्टल पे। ये पॉइंट्स रहा CMR 4 के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है कि एनुअल रिपोर्ट हमें कब भेजना होता है। तो आंसर आएगा हमारा ऑन और बिफोर 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर्स। ये मेरा एक क्वेश्चन। अब इसी में दूसरी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एनुअल रिपोर्ट हमें किन्हें भेजना होता है। तो किन्हें में आंसर आएगा CIM, RIM एंड DM। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। जैसे कि ये हमारा रहा डिसकंटिन्यूनेंस ऑफ माइंस ऑपरेशन। ये हमारा डिसकंटिन्यूनेंस आया, फिर एबोंडेंट आया, फिर क्लोज आया। तो मैं एक एक करके आपका एबोंडेंट माइंस के बारे में बताता हूँ। तो एबोंडेंस माइंस क्या होता है? तो ये हमारा एबोंडेंट माइंस या फिर एबोंडेंट वर्किंग की डिफिनेशन है। ये क्या कह रहा है कि इट मीन्स सच वर्किंग हैज़ बीन abundant with no intention of work। ऐसा कोई वर्किंग प्लेस या फिर ऐसा कोई माइंस या फिर ऐसा कोई वर्क इन दी माइंस जहाँ पे abundant कर दिया गया हो और भविष्य में किसी प्रकार का खनन या फिर किसी प्रकार का वर्किंग की संभावना नहीं हो, उसे हम abundant वर्किंग कहते हैं या फिर abundant माइंस कहते हैं। जिसमें कि आप एग्जाम्पल के तहत देख सकते हैं सील्ड ऑफ एरिया। सपोज दैट ये हमारा माइंस है और ये हमारा गैलरी है। इसमें से हम लोग इतना मान लेते हैं ये हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना है, माइंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो पिलर होता है हमने इसे सारे हाविस कर लिए होते हैं। माइंस के लैंग्वेज में हाविस मतलब कोयले को एक्सटेंशन कर लिए होते हैं, यानी कि बाहर निकाल लिए होते हैं। अब ये हमारा पूरा गोफ एरिया हो गया। पिलर कोयला जब हम लोग निकास कर लेते हैं तो वो खाली जगह हो जाता है। खाली जगह या तो उसमें हम लोग भरने बालू से भरकर उसे धंसने के लिए छोड़ देते हैं या फिर खाली इसी तरह छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग स्टोविंग और केविंग वर्ड के नाम से जानते हैं। स्टोविंग एंड केविंग ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हमारा गोप हो गया, तो इसे अब हम लोग क्लोज कर देना होता है ताकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ये बाहर डिस्ट्रिक्ट में या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में
इफेक्ट ना पड़े, तो ये हमारा क्लोज हो चुका, क्लोज कर दिया जाता है। तो क्लोज जब कर दिए जाते हैं तो यहाँ पे जाना मना होता है, क्योंकि इसमें डर रहता है चाल माइंस धंसने का। अदरवाइज बहुत सारे गैस या फिर कुछ भी हार्मफुल इफेक्टनेस ऑफ गैस रहता है, जिसके कारण इसे क्लोज करके बंद करके कभी जाना नहीं होता। तो ये हमारा एग्जाम्पल रहा एबोनेंट माइंस या फिर एबोनेंट वर्किंग। सील्ड ऑफ एरिया किसी माइंस में सपोज दैट इसी माइंस में फायरी सीम हो या फिर आग लगा हुआ हो, तो इसे हम लोग सील्ड ऑफ कर देते हैं ताकि वहाँ का एनवायरनमेंट और अदर माइंस में या डिस्ट्रिक्ट में इफेक्ट ना कर सके। अब नेक्स्ट डिफिनेशन आता है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यू एनुअल रिपोर्ट में हम लोग डिसकंटिन्यू वर्किंग का वर्ड भी देखे हैं, जिसके तहत भेजा जाता है फॉर्म 1D। ये स्पेशली फॉर्म 1D के अकॉर्डिंग भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इट मीन्स सच वर्किंग इन अ माइंस एज हैज बीन डिसकंटिन्यू फॉर एनी रीजन। कोई भी माइंस किसी तरह से या फिर कोई भी माइंस कोई रीजन से बंद हो और उसे हम लोग भविष्य में खनन या फिर भविष्य में काम कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कुछ देर के लिए बंद करके डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो उसी को हम लोग डिसकंटिन्यू वर्किंग कहते हैं। इट मीन्स सच ए वर्किंग इन ए माइंस हैज बीन डिसकंटिन्यू फॉर एनी रीजन एंड इनएसेसिबल बट लाइकली टू बी वर्क अगेन। सपोज दैट ये हमारा माइंस है, बरसात के मौसम में ये पूरी माइंस वाटर एरिया से भर चुका है, यानी कि अब ये माइंस मेरा वाटर लोगेड एरिया हो चुका है। वाटर लोगेड एरिया हो चुका है। पंप भी सेट किया हुआ है, लेकिन बारिश इतनी खतरनाक तरीके से हो रही कि ये पंप हमारा उतना पानी को बाहर नहीं कर पा रहा। तो ये हमारा सपोज दैट पानी से भरा हुआ माइन से वाटर लोगेड एरिया है, तो इसे हमने बंद कर दिया कि वाटर लोगेड एरिया है, वहाँ पे काम नहीं किया जा सकता, तो ये सपोज दैट बंद है, यानी कि डिसकंटिन्यूड कर दिया हमें। तो क्या भविष्य में इस पे काम हो सकता है, या फिर बरसात 3 महीने या 4 महीने जितने महीने की होती है, 4 महीने मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो क्या ये 4 महीने के बाद इस पे काम किया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। 4 महीने के बाद हमें जितने वाटर लोगेड एरिया है वहाँ से पानी का निकास करके हमें फिर से काम पे लगाया जा सकता है। तो इसी वर्ड को हम लोग डिसकंटिन्यूड वर्किंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये वाटर लोगेड एरिया का एग्जांपल मैंने लिया, और ये इनएसेसिबल होता है। इनएसेसिबल मीन्स कि पहुंचा नहीं जा सकता है, पहुंचा वहाँ पे नहीं जा सकता है, कानूनी रूप से मनाही किया जाता है, और सेफ्टी के पर्पज़ से भी वहाँ जाना नहीं चाहिए या फिर जाना नहीं होता है। तो ये हमारा एबंडेंट माइंस और डिसकंटिन्यूड माइंस या फिर डिसकंटिन्यूड वर्किंग का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग क्लास रहेगा कोल माइंस रेगुलेशन 5। देन आफ्टर आगे की ओर हम लोग रेगुलेशन को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए गुड डे।